Ladies and gentlemen, far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for the world outside this hall. We are winning! वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कंट्री को लेके, उसका नाम है इजराइल। मैप में अगर देखें छोटू सा एक कंट्री है, मगर ओवरऑल अगर दुनिया में देखा जाए ये वर्ल्ड के 8 पावरफुल कंट्री में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री है। सिर्फ यही नहीं, इजराइल को 1948 में जब फ्रीडम मिला था, नेक्स्ट डे ही इजराइल के ऊपर 5 कंट्री ने एक साथ अटैक किया था। इजराइल ने वो वॉर भी जीता है और लास्ट 50 ईयर्स में इजराइल ने 6 वार्स जीता है। और अभी भी अगर देखा जाए इजराइल वॉर में ईरान के साथ لن يكتب له البقاء بإذن الله تعالى. فریاد میزنن مرگ بر اسرائیل. यही नहीं, लास्ट 50 साल में इजराइल जिस तरह से ग्रो किया है, दुनिया में कोई भी कंट्री इस तरह से परफॉर्म नहीं किया है लास्ट 50 सालों में इतना वार झेलने के बाद। तो क्या है इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन? इजराइल अपने आप को कैसे ग्रो किया? एक कंट्री जब 1948 में जिसको इंडिपेंडेंस मिला था, उसके बाद नेक्स्ट डे उसके ऊपर 5 कंट्रीज ने अटैक किया, फिर भी वो कैसे सरवाइव किया? ना ही इजराइल के पास क्रूड ऑयल है या फिर कोई भी रेयर अर्थ मिनरल है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, इजराइल को जिस टाइम में इंडिपेंडेंस मिला था, उस टाइम में इजराइल के जो सिटीजन थे उन लोगों के पास पानी भी नहीं था पीने के लिए, मगर फिर भी एक कंट्री कैसे ग्रो किया, आज यही जो हिस्ट्री है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं 1948 से, जब इजराइल को फ्रीडम मिला। और फ्रीडम मिलने के एक ही दिन बाद 5 कंट्री, जिसमें इजिप्ट है, जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है और लेबनान है, 14 मई 1948 में इजराइल के ऊपर अटैक किया। और ये 5 कंट्री का क्या मकसद था? मकसद यही था कि अगर इजराइल को फ्रीडम मिल रहा है तो उनका जो जगह है वो हम लोग हड़प देंगे। मगर इजराइल ने हार नहीं माना। उस टाइम जब इजराइल काफ़ी गरीब कंट्री हुआ करता था और इजराइल के पास अगर देखा जाए उस लेवल पे हथियार भी नहीं था, कोई उतना ज़्यादा कुछ एमुनेशंस भी नहीं था, फिर भी इजराइल ने अपना जो लड़ाई है वो चलाते गया और आगे जाके ये लड़ाई भी जीता। कैसे? इसके भी जो मेन रीज़न है वो है इजराइल जो सोल्जर्स थे उन लोग के साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी। जब इजराइल के पास लड़ते लड़ते अपना एमुनेशन ख़त्म हो गया, तब इजराइल को एक सोल्जर को एक बात सोचा। उनको लगा कि अगर ये जो 5 कंट्री है जो हम लोग के अगेंस्ट में करा है, इन लोगों को हम लोग डरा पाए तो ऑब्वियसली हम लोग ये वॉर जीत सकते हैं। और ये इन लोगों को डराने के लिए मेन जो चाहिए कि भाई उन लोगों को लगना चाहिए कि हम लोगों के पास एक ऐसा बॉम्ब हो जिससे इजराइल उन सारे कंट्रीज के ऊपर तबाही मचा सकता है। उसी टाइम इजराइल के जो सोल्जर्स थे वो लोग पूरा इजराइल में जो सेल्सियस बोतल होते हैं, सेल्सियस बोतल मतलब ये एक नॉर्मल बोतल होते हैं, मेनली जो कांच के बने हुए होते हैं और इसमें सोडा रखा जाता है। अगर यही बॉटल्स काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड से ज़मीन पे फेंका जाता है तो ये भयंकर एक आवाज़ मचाता है जिससे किसी को भी लग सकता है कि कोई बॉम्ब गिरा है बड़ा सा। तो ये सारे सेल्सियस बोतल को कलेक्ट किया गया पूरा इजराइल से। उनके बाद एक प्लेन में इनको सबको सारे बोटल्स को कलेक्ट करके उसको फ्लाई किया गया और ये सारे बोटल्स को डिफरेंट लोकेशन में जहाँ इजराइल वॉर लड़ रहा था उन लोगों दुश्मन के साथ सबके ऊपर फेंका गया। ये आवाज़ इतना किया कि सारे जो दुश्मन थे उन लोगों को लगा कि इजराइल के पास कोई स्पेशल बॉम्ब है और वही बॉम्ब से अटैक किया गया, जिसके वजह से ये जो 5 कंट्रीज थे इन लोगों के सोल्जर्स भागने लगे। कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था, टेक्नोलॉजी भी उस लेवल पे हाई नहीं था उस टाइम में, जिसके वजह से उन लोगों को लगा कि भाई हो सकता है कि इजराइल के पास कोई स्पेशल बॉम्ब आया। और जब एक कंट्री के सोल्जर्स भागने लगे, दूसरा कंट्री भी वही फॉलो किया। सिर्फ यही नहीं, डेविड गन बोल के एक बॉम्बिंग मशीन था इसराइल के पास जो काफ़ी हल्ला मचाता था, या फिर जब भी वो फायर होता था काफ़ी शोर मचाता था। इस गन को इसराइलियों ने यूज़ किया। उन्होंने डेविड गन यूज़ करके बहुत बार फायर किया। भले ही ये गन जो है ये कुछ हाई लेवल पे, कुछ हाई ऑल्टीट्यूड में फायर नहीं कर सकता था, मगर जिस तरह का साउंड ये मचा रहा था, हर किसी को लगा कि इजराइल के पास हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है और वही न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल अपने जो दुश्मन है उन लोगों के ऊपर फेंक रहा है। जिसके वजह से इजराइल के जो दुश्मन थे वो काफ़ी डर गए और वो लोग जो वार का मैदान था वो छोड़ के चले गए और इजराइल ये वार जीत गया। तो ये था इजराइल का एक स्ट्रेटजी जिसके वजह से इजराइल ये वार जीता। मगर इजराइल को ये बात पता था कि अगर इजराइल को आगे चलना है तो उन लोगों को हमेशा ही लड़ते लड़ते बड़ा होना होगा।
और इसके वजह से अगर हम लोग लास्ट 50 ईयर्स में देखें, इसराइल ने 6 वॉर लड़ लिया, अभी भी ईरान के साथ इसराइल वॉर में कनेक्टेड है, और ओवरऑल अगर देखा जाए कंट्री में हर जगह वॉर होता ही रहता है, जिसके वजह से इसराइल को एक चीज़ तो क्लियर हो गया था कि उन लोगों का जो सीक्रेट एजेंसी होगा वो दुनिया के बेहतरीन सीक्रेट एजेंसी बनाना पड़ेगा, और यही सोच के इसराइल ने मोसाद का फॉर्म किया। मोसाद को कहा जाता है कि दुनिया का बेस्ट स्पाई एजेंसी है, जबकि मोसाद में जो काम करते हैं वो लोग दुनिया के भी बेस्ट है, ये भी कहा जाता है। इसका अगर एक एग्जाम्पल हम लोग देखें, एली कोहेन बोल के मोसाद में एक स्पाई हुआ करता था। जब सीरिया के साथ इसराइल का जो रिलेशन था काफ़ी ख़राब हो रहा था, उस टाइम में इसराइल की तरफ से यही एली कोहेन को सीरिया में भेजा गया एक बिजनेसमैन का परिचय देके, और वही बिजनेसमैन काफ़ी अमीर हुआ करता था उस टाइम में। उन्होंने अपने तरफ से बहुत सारे पार्टी थ्रो किए, वहाँ के जो लोग थे उन लोगों को डिफरेंट वे में अपने तरफ से कन्विंस किया, और इस तरह से सीरियंस कन्विंस हो गए कि उन लोगों का मानना था आने वाले दिनों में ये जो एली कोहेन है इसको डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए सीरिया का। जबकि ये जो लॉबी टोटली एस्टेब्लिश हुआ था, इसके वजह से एली कोहेन क्या किया, एक बार सीरिया के बॉर्डर में गए, उन लोगों के जो सोल्जर्स थे उन लोगों से मिलने। उन लोगों एली कोहेन वहाँ जाके देखा कि ये लोग जो है ये लोग हाइड करके रहते हैं, जिसके वजह से इसराइल को हमेशा प्रॉब्लम होता है कि इन लोगों का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करनी है। तो एली कोहेन ने क्या किया, एली कोहेन ने सीरिया को एक ऑफर दिया, जिसमें उन लोगों ने कहा कि ये जो इजरायली है इन लोग के खिलाफ हम लोग के जो सोल्जर्स है ये हमेशा लड़ते रहते और ये लोग थक जाते हैं, भले ही धूप में बैठ के लड़ने से इन लोग का जो प्रोडक्टिविटी है कम हो जाता है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग वहाँ यूकलिप्टस पेड़ लगा सकते हैं, जिसके वजह से उन लोग को छाँव मिलेगा, उन लोग को आराम मिलेगा और वो लोग बेटर परफॉर्म करेगा इसराइल के साथ वार में। और ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को सीरियन गवर्नमेंट मान भी लिया, और ओवरऑल अगर देखा जाए 2-3 महीने बाद यही जो यूकलिप्टस ट्री होते हैं ये लोग हेल्प किया इसराइल को, ये जो सोल्जर्स इन लोगों का लोकेशन डिटेक्ट करने, और उसके बाद इसराइल अटैक किया और सारे जो सोल्जर्स थे उन लोगों का जो लोकेशंस था ये यूकलिप्टस ट्री जो है एज ए मार्कर काम किया, सबको मारा गया इसराइल के द्वारा। सिर्फ यही नहीं, अगर हम लोग लास्ट 2 साल पहले भी देखे जो पेजर अटैक हुआ था जिसमें हिजबुल्ला के सारे जो कमांडर्स थे इंस्टेड ऑफ मोबाइल्स या फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फ़ोन्स होते उनके अलावा पेजर यूज़ करते थे, उसमें एक साथ सबको मारा गया, जिसमें हिजबुल्ला का टोटल जो पिरामिड था उसका जो ऊपर पार्ट था लगभग उसको ख़त्म किया था इसराइल ने एक साथ। उसके पीछे भी मोसाद का हाथ कहा जाता है। बट ये सब सुन के आप कह ही सकते हैं वो सब तो ठीक है, मगर इसराइल कैसे इतना अमीर बना, या फिर इसराइल के पास इतना पैसा कहाँ से आया जिसमें इसराइल अपने तरफ से इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया या फिर इसराइल ने अपने कंट्री को डेवलप किया। इसके पीछे जो कहानी है वो है आपका ग्लोबल ज्यूइश सोसाइटी, जिन्होंने इसराइल को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा दिया था। सिर्फ यही नहीं, यूएस हमेशा इसराइल को एड देता है। ये सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि यूएस तो बहुत सारे कंट्री को एड देते हैं, कंट्री लाइक पाकिस्तान जिसको इतना एड मिलता है फिर भी ये हालत है। मगर वही बात है, ये जो सोच है इसराइल का वही इसराइल को कन्वर्ट किया। कहा जाता है कि इट्स नॉट मनी, इट्स व्हाट यू डू विद द मनी, और वही बात है इसराइल के साथ। इसराइल को जितना भी सपोर्ट मिला, चाहे वो ग्लोबल ज्यूइश सोसाइटी से हो या फिर यूएस का एड से हो या फिर जर्मनी ने $865 मिलियन इसराइल को जो दिया था, ये सारे पैसे को इसराइल ने अपने तरफ से अपना जो कंट्री है उनका एजुकेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा किया, क्योंकि इसराइल का एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से पता था कि इसराइल का जो भी टोटल पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, और इसराइल को चाहिए था हमेशा उनके जो सोल्जर्स है, उनके जो सिटीजन्स है वो लोग हमेशा ग्लोबली दुनिया में जाना जाए, क्योंकि उन लोगों के पास इस लेवल पे टेक्नोलॉजी हो, उन लोग इस लेवल पे ग्रोथ करें। आज के डेट में अगर देखा जाए इसराइल इस बारे में काफ़ी सक्सेसफुल है। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में अगर हम लोग इंडिया में देखें, लास्ट 15 साल में इंडिया ने जितना भी इंजीनियर प्रोड्यूस किया है उससे भी कम है इसराइल का पॉपुलेशन, जबकि इसराइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। कंट्री लाइक इंडिया, यूएस, चाइना इसराइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। और सिर्फ यही नहीं, प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें इंडिया में जितना भी इंजीनियर बनते हैं उन लोगों को क्या जो असाइनमेंट दिया जाता है, हर कोई ज़्यादा कॉपी पेस्ट करके ही अपना डिग्री हासिल कर लेता है, जबकि इसराइल में जो पढ़ाई होती है वो काफ़ी अलग है। इसराइल का एजुकेशन सिस्टम में हमेशा जो भी असाइनमेंट रहता है वो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग असाइनमेंट रहता है। अगर कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है अपने असाइनमेंट में तो उनका असाइनमेंट का मार्किंग उस लेवल पे नहीं जाता। 1990 में जब सोवियत कोलैप्स किया था तो लगभग 1 मिलियन जीव्स जो है वो इसराइल में आ गया था। The country cracks under the pressure. After 40 years of oppression, 15 new states have been struggling to find their place in the world order.
more than 1.25 million people have arrived from the former Soviet Union. और ये जो थे ये दुनिया के बेहतरीन ब्रेन थे, इनमें से डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे। और इजराइल को एक चीज़ पता चला कि अगर इन लोगों को इजराइल में रखना है तो ऑब्वियसली इजराइल को चाहिए पैसा, क्योंकि अगर इन लोगों को अच्छी तरह से फंडिंग करके इन लोगों का जो ब्रेन है वो इजराइल के लिए यूज़ किया जाए तो आने वाले दिनों में इजराइल काफ़ी तरक्की कर सकता है। तो इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने अपना एक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया, जिस मास्टर स्ट्रोक में इजराइल गवर्नमेंट अपना तिजोरी खोला। तिजोरी खोलने के बाद इजराइल गवर्नमेंट ने $100 मिलियन का एक योजना फंड को एस्टैब्लिश किया और इजराइल गवर्नमेंट अपने तरफ से दुनिया भर के जो भी इन्वेस्टर थे सबको निमंत्रण किया और कहा कि आप आइए, इजराइल के जो स्टार्टअप है उनमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको 60% इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इजराइल गवर्नमेंट 40% इन्वेस्ट करेगा। अगर स्टार्टअप फेल हुआ तो जो लॉस है तो इजराइल गवर्नमेंट 40% अवेल करेगा, ऑन द अदर साइड आपको 60% आपको अवेल करना पड़ेगा। अगर वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आप 5 साल बाद जो बेस प्राइस था वो इजराइल गवर्नमेंट को पे करके जो 40% स्टॉक था वो इजराइल गवर्नमेंट से आप बाई कर सकते। तो ओवरऑल ये जो मास्टर स्ट्रोक है ये दुनिया में एकदम हलचल मचा दिया। दुनिया में जितने ज़्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट थे, साथ ही साथ जो जायंट्स थे, जो बड़े बड़े कंपनी थे, वो हर कोई इजराइल में गया। वो लोग अपने तरफ से जो स्टार्टअप है उसमें इन्वेस्ट किया और इजराइल का ग्रोथ शुरू हो गया। आने वाले 5 सालों में हर कंपनी जो है वो अपनी तरफ से बेहतरीन परफॉर्म करने लगा। इजराइल के पास अगर देखा जाए पैसा भी था, साथ ही साथ इजराइल के पास यूएसएसआर के जो बेस्ट ब्रेन थे वो भी था और इजराइल को ज़रूरत भी था एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें इजराइल अपने तरफ से ग्रो करे, क्योंकि अदरवाइज इजराइल सर्वाइव नहीं कर पाता। में इजराइल में बेहतरीन जो स्टार्टअप है वो ग्रो किया। आज के डेट में अगर देखा जाए यूएस, चाइना, इंडिया और भी बहुत सारे कंट्रीज जो है वो इजराइल के ऊपर बहुत सारे मामले में टेक्नोलॉजी में डिपेंडेंट है और इजराइल गवर्नमेंट इन लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से अपना रिलेशन मेंटेन करके इजराइल को ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इजराइल का यही कहानी है, जिसमें इजराइल को बचपन से पता था कि अगर उनको बड़ा होना है तो अभी ऑब्वियसली उनको मारपीट करके बड़ा होना है, साथ ही साथ उसको अपना ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस दिखना चाहिए, जिसके वजह से आज के डेट में यूएस एड पाने के बावजूद बहुत सारे जो कंट्री है वो लोग का इकोनॉमी जो है वो खत्म होने को चला है। ऑन द अदर साइड कंट्री लाइक इजराइल इस तरह में दुनिया में अपने आप को सबके सामने ला रहा है। तो होपफुली ये वीडियो आपके नॉलेज में कुछ एक पार्ट और ऐड किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊँ।